आज कौमी असम्बली का इजलास होना था, नहीं हुआ, वजूहात क्या हैं? हुकूमत नहीं चाहती अभी तीसरे मरहले से पहले कौमी असम्बली का इजलास हो और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस उन पे इल्ज़ाम लगे करप्शन धांधली के ये। और कौमी असम्बली में दो बड़ों की मुलाकात हुई है, ज़रा बताएं किसकी हुई? तो हुकूमत ने एक मरतबा फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे दी है मेरे इत्तलात के मुताबिक। इमरान खान साहब को आज 3 साल हो गए, पाबंद सलासल हुए। इस वक्त तक खान जेल में हैं, तो उसका मतलब ये है कि खान टूटे नहीं है, खान अपने शर्तों पर कायम है। सही है, जो स्टील मिल है एक वक्त ये तरक्याती इदारा था, कराची की पहचान थी हर चीज, ये यहाँ तक जबू हाली की कहानी है क्या? ये पाकिस्तान की सन्नतों के लिए बैकबोन थी। इसी वजह से मियां साहब पे इल्जाम लगते हैं कि उनके अपने कारोबार को फायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ रफीक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और रोजाना की तरह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमबी सोमरो। नाज़रीन, आज 3 टॉपिक्स पे हम गुफ्तगू करेंगे। पहले तो ये कि आज 6 अगस्त को कौमी असम्बली का शेड्यूल इजलास होना था, नहीं हुआ, वजूहात क्या है? किन 2 बड़ों की स्पीकर की मौजूदगी में मुलाकात हुई है और नए कौमी असम्बली के इजलास की तारीख क्या आई है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा ये कि इमरान खान को आज जेल में 3 साल हो गए और उनके हवाले से हाई कोर्ट में पटिशन भी लगी हुई है मुलाकात के हवाले से, और तहरीक इंसाफ की जानिब से सितंबर की किस तारीख को एहतजाज की कॉल दी गई है इस्लामाबाद की तरफ, उस पर बात करेंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दस्तावेजी सबूत के साथ हम आपके सामने रखेंगे कि एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान की शिनाख्त हुआ करता था, जो पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू कमाया करता था, जिसको देख के मुख्तलिफ ममालिक ने उस तरह की इंडस्ट्री लगाई, आज वो जब्बू हाली का शिकार है। उसका नाम है स्टील मिल, PIA, स्टील मिल, और इस तरह तमाम जो एंटिटीज थी उनको ग्रेजुअली क्यों, किन वजूहात से जब्बू हाली का शिकार हुए और फिर उसके बाद उनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाया जा रहा है ग्रेजुअली, इसके ऊपर बात करेंगे और स्टील मिल का अहवाल दस्तावेज सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे। एमबी सोमरो साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज कौमी असम्बली का इजलास होना था, नहीं हुआ, वजूहात क्या हैं और क्यों होना ज़रूरी था? और कौमी असम्बली में 2 बड़ों की मुलाकात हुई है, ज़रा बताएं किसकी हुई? जैसे पार्लियामानी साल मुकम्मल होता है तो उस वक्त ही एक नए पार्लियामानी साल के लिए एक टेंटेटिव शेड्यूल, पूरा कैलेंडर बनाकर प्राइम मिनिस्टर को भेजा जाता है। हुकूमत की चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वज़ीर आज़म, तो वो उसकी अप्रूवल देते हैं, तो कौमी असम्बली के सेशन फिर उसके तहत होते हैं। तो रूटीन का सेशन था, आज होना था, मगर हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन की वजह से वो नहीं किया। वो हुकूमत नहीं चाहती अभी तीसरे मरहले से पहले कौमी असम्बली का इजलास हो और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस उन पे इल्ज़ाम लगे करप्शन धांधली के, ये हंगामा क्रिएट हो। तो वो हुकूमत ने 6 तारीख के बजाय 10 तारीख को कहा, तो मगर 10 तारीख को भी अभी नहीं हो रहा। जो मेरे इतलात हैं तो अब कौमी असम्बली का इजलास 17 तारीख को, 17 अगस्त को जी 17 अगस्त को बुलाने पर स्पीकर साहब की मौजूदगी में 2 शख्सियत की मुलाकात भी इम्कान है। हाँ, वो दूसरी खबर ये है कि आज जो PTI तो सरकारी रिकॉर्ड के तहत तो हाउस में नहीं है, मगर PTI की हिमायत से जो MNA मुंतखब हुए हैं, तो वो उनके जो चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर साहब, आज उनकी मुलाकात हुई है पार्लियामानी वज़ीर तारिक फजल चौधरी से, और उस मुलाकात हुई है स्पीकर साहब की मौजूदगी में। ठीक है। तो हुकूमत ने एक मरतबा फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी है मेरे इत्तलात के मुताबिक। अच्छा जी, ये कौमी असम्बली की हद तक या ओवरऑल? नहीं, वो उनको मुज़ाकरात कह रहे हैं कि जो मसाइल हैं बातचीत के ज़रिए हल करें। ठीक है। मुज़ाकरात की दावत दे दी है। पहले भी स्पीकर साहब फ्लोर ऑफ द हाउस बाज़ मरतबा मुतअद्दिद बार उन्होंने पेशकश की है कि मैं आपकी हुकूमत और आपको बिठाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता हूँ। आज भी हुकूमत ने इनको दिया। ज़ाहिर है इसका हतमी फ़ैसला करना आमिर डोगर साहब के बस की बात नहीं है। ये पार्टी में जाएंगे। अब एहतजाज की कॉल से पहले देखते हैं कि इनकी नेगोशिएशन शुरू होती है या फिर एहतजाज करके आते हैं। अभी इनको मैं समझता हूँ कि जो 27 तारीख का एहतजाज है उसको आगे करना या पोस्टपोन करना
का एक जवाब मिल सकता अच्छा, है। इस आज की मुलाकात में जो मेरी इतलात भी हैं कुछ, उसमें ये भी बात हुई है कि पहले मरले में एक कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मैयर के तहत बाकायदा नून लीग की जानिब से पार्लिमानी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब की जानिब से चीफ व्हिप को कहा गया है कि आप कायमा कमेटीज़ जो हैं उस पर वापस आइए, अपनी कायमा कमेटी की सदारत कबूल कीजिए। कोई मुमकिनात हैं कि पीटीआई वापस आ जाएगी? वो देखे ना, वो नथी हैं सारी चीज़ें। ठीक है। मुज़ाकरात शुरू होंगे। आपको पता है कमेटी बनी थी, उसके मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब चेयरमैन उनको चेयर करते थे, या दूसरे भी करते थे, स्पीकर साहब भी थे, तो पीटीआई भी थी, ये भी थे। तो उन्होंने 3-4 इजलास किए थे, उसके में मुतालबात भी आ गए थे, मगर फिर बंद गली में पीटीआई उसको लेके गई, तो शर्तें रखी, ये करें तो ठीक है, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो फिर वो मामला टूट गया। तो मामला वहाँ से ही शुरू हो सकता है। ठीक हो तो गया। पीटीआई कमेटीज़ में देखें, पीटीआई को कमेटीज़ छोड़ने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। अब पीटीआई कमेटियाँ चल रही हैं तो उनको ही नुकसान हुआ है। उन्होंने बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ की कमेटी की चेयर उनके पास थी, वो उन मिनिस्ट्रीज़ को दबाकर अवाम का फ़ायदा करवा सकते थे, मगर उन्होंने वो छोड़ दिया। अब कमेटियां तो चल रही है, हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसका फैसला, ये जो कमेटी छोड़ने का फैसला किया पीटीआई ने, उसका उनको नुकसान हुआ है, वो उस पर नज़रसानी कर सकते हैं। अच्छा, एक और मामला है जिसमें हुकूमत की सेहत पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, वो है इमरान खान साहब को आज 3 साल हो गए पाबंद सलासल हुए, पटिशन्स, गुफ्तगू, बातचीत, एहतजाज, लेकिन कुल मिला के नताइज सिफर। इमरान खान साहब को कोई ईज आउट, कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। आज 3 साल हो गए, इसके हवाले से क्या कमेंट करेंगे? कामयाबी कैसे नहीं? मैं समझता हूँ, मैं जब खान साहब को अरेस्ट किया गया था, जिस तरह खान साहब ने अपनी लाइफ गुजारी है, उसको देखकर लगता नहीं था, क्योंकि वो जैसे बालिग उम्र में आए हैं, उन्होंने रेड कारपेट देखा है, और जितनी बहुत आसूदा ज़िंदगी उसने गुजारी है, शायद ही पाकिस्तान में इस तरह की ज़िंदगी किसी को नसीब हो। ठीक। तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि खान साहब अपनी बातों की बुनियाद पर जेल में इतना वक्त सस्टेन कर सकेंगे, रह सकेंगे, मगर खान साहब ने हमारी जो हम सोच रहे थे उनको गलत साबित किया। इस वक्त तक खान जेल में हैं, तो उसका मतलब ये है कि खान टूटे नहीं है, खान अपने शर्तों पर कायम है। वो अगर शर्तें मान ले, खान वाहिद ही पॉलिटिकल लीडर है जिसके पीछे अवाम खड़ी है। अब इसके कोई इनकार करता है तो भले करे, मगर इस वक्त स्ट्रीट पावर किसी के पास है, वो खान साहब के पास है। खान साहब अगर बातचीत कुछ ले कुछ दे वाले चक्कर में आए तो खान साहब कल जान छूट सकती है, मगर खान साहब ताकतवर हलकों की शराइत पर बाहर नहीं आना चाहते, वो अपनी शराइत के साथ बाहर आना चाहते हैं। तो देखते हैं। बाकी खान साहब की पार्टी ने, खान साहब ने एज ए पॉलिटिकल लीडर के तौर पर गेन किया है, उन्होंने नुकसान नहीं हुआ। बाकी यह है कि सियासतदान इनसे ज़्यादा जेल में रहे हैं। जब खान साहब देखें, खान साहब की जो इक़्तिदार में एंट्री थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत थी, तो जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं ना, आपको पेनल्टीज लगती हैं। तो वो ये अच्छा जुमला है। ये खान साहब की जो सियासत है ना, खान साहब का जेल है, ये सारे सियासतदानों के लिए सबक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करके ना आए, कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे तो फिर उनकी पेनल्टी लगेगी। ये जो जुमला है ना, मैं इसके ऊपर सिर्फ 2 बातें करना चाह रहा हूँ कि जो भी इक़्तिदार में कॉन्ट्रैक्ट करके आया, जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो फिर उन्होंने पेनल्टीज पे की। वो जरदारी साहब ने भी माजी में की, बीबी साहिबा ने भी माजी में की, नवाज शरीफ साहब ने भी की, शहबाज शरीफ साहब ने भी की। लेकिन अलमिया ये है कि जब पेनल्टीज पे कर लेते हैं, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करके इक़्तिदार में आते हैं और फिर पेनल्टीज पे जाती है। पेनल्टीज और कॉन्ट्रैक्ट का चोली दामन का साथ है जो दहाइयों से चल रहा है। ठेकेदार जो है ना, ब्लैक लिस्ट भी होते हैं, दोबारा दूसरे नाम पे आ जाते हैं। अच्छा, और आखिरी बात, जो बात आपने की ना जी खान साहब, मतलब मैं ये समझता हूं कि अगर एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट स्ट्रीट पावर, एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट स्ट्रीट पावर दोनों जिस दिन ज्वाइंट हैंड कर गए, मैं समझता हूं कि मुल्क की पॉलिटिकल सिनेरियो
डिफरेंट हो जाएगी। ये देखें, आप दोबारा कांटेक्ट करके आएंगे, फिर एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट स्टीड पावर, वो भी एक आमराना तर्ज अमल होगा, वो जमहूरियत नहीं होगी, उसको भी आप हाइब्रिड करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पाकिस्तान के लिए ये चीज नासूर है, बिल्कुल ठीक और पाकिस्तान इस वक्त तक दलदल में जा रहा है, उसका सबब ही है। अच्छा, अब ये बात तो हो गई जो पाकिस्तान दलदल में जा रहा है। जी। एक इदारा ऐसा है जो दलदल में जा चुका। जी जी, जा चुका। जी जी। और मैं तवातर से अपने दोस्तों से, जहां हम बोल सकते हैं, हम साफी तो सिर्फ अपने वर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकते हैं। पीआईए का हाल हमने देखा, दुनिया के कई ममालिक ने पीआईए को कॉपी करके अच्छी एयरलाइंस बनाई। जी, नहीं, हमने बहुत सारी एयरलाइन बनाई है, पीआईए ने नहीं है। अच्छा, अब मेरा मुद्दा ये है, 10 अरब में बेच दी। ठीक है, बेची ना। हाँ। अब आ जाए स्टील में। 10 अरब में, अब मतलब 1000 अरब से ज्यादा असासे रखने वाले इदारे को हमने बेच दिया ना 10 अरब में। अच्छा, यही स्टील मिल का हाल है कि स्टील मिल के स्टील मिल के असासे भी अरबों खरबों में है। जी। अब हमने एक शो किया जिसमें बजट में तजवीज़ दी गई थी कि 6860 एकड़ ज़मीन जो है वो SIFC के पूल पे दी जा रही है, जो स्पेशल इक़्तिसादी जोन बनाएगा उसके ऊपर। सही है, जो स्टील मिल है, एक वक्त ये तरक्याती इदारा था, कराची की पहचान थी हर चीज़। ये यहाँ तक ज़बू हाली की कहानी है क्या? पाकिस्तान स्टील मिल की अरूज ज़वाल की कहानी है क्या? आम देखने वालों को पता तो लगे कि इस इदारे से हुआ क्या। काशिफ, ये रिपोर्ट है जी, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। बिल्कुल ठीक है। इसमें स्टील मिल उरूज से जवाल तक कैसे पहुंची, ये उसकी मुकम्मल कहानी है। ये उसमें बिल्कुल कहानी बयान करती है। मतलब बहुत छोटी ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, मगर इसमें आपको बताते हैं कि स्टील मिल का उरूज क्या हुआ, उरूज था तो क्या था, और जवाल था और जवाल पहुंचा है तो क्या है, और जवाल कैसे पहुंचा है। ठीक है, उसकी कहानी पे आने से पहले मेरे प्रोड्यूसर भी वो जरा डॉक्यूमेंट्स वो दिखाइएगा, हम आवाम को बता सकेंगे। उससे आने से पहले जी, स्टील मिल बंद हुई है, मियां नवाज शरीफ के दो बिल्कुल शट डाउन, जीरो पैदावार पे आ गई। ठीक हो गया, 2015 में। ठीक है। मुझे एक सवाल मियां साहब से है। जी जी, मियां साहब की भी स्टील का बिजनेस है। ठीक है। मियां साहब की अपनी मिलें तो कामयाबी से चल रही हैं। ये सरकारी तहवील वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिल नून लीग के दौर में भी क्यों न चल पाई, इनकी अपनी मिलें चल रही हैं। हत्ता कि खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये यही बिजनेस करते हैं ना, स्टील मिल्स है ना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वो चल रही हैं कामयाबी से, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं। ठीक, तो ये सरकारी इदारे का बट्ठा क्यों बैठा, ठीक, ये मेरा सवाल है उनसे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। जी जी, आपका अपना बिजनेस है तो वो चल रहा है, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर उसी तरीके के बिजनेस को सरकारी तरीके से नहीं चला सकते, मुझे नहीं समझ में आता। ठीक, अभी रिपोर्ट पे आते हैं। जी जी, रिपोर्ट बताती है, जी जी, ये 1968 से सोवियत यूनियन की मदद से स्टील मिल बनी। ठीक, ठीक है, भुट्टो साहब ने उसकी बुनियाद रखी थी। ठीक, 73 में स्टार्ट हुई, मगर बातें वहां से शुरू हुई थी। ठीक, स्टील मिल को 19,012 एकड़ जमीन दी गई। ठीक, ठीक है, अभी उस पे स्टील मिल का जो टाउनशिप है, एक बड़ा शहर बनाया गया है बिन कासिम में, वो 8,071 एकड़ पर है। ठीक, अब उसमें 3,700 के करीब घर हैं, स्कूल्स हैं, अस्पताल हैं और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। स्टील मिल जब उरूज पे थी, ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ठीक हो गया, उरूज पे थी, 30,000 मुलाजमीन थे। स्टील मिल अपने अरूज पे 30,000 मुलाजमीन का रोजगार, 30,000 लोगों को रोजगार देती थी। बिल्कुल ठीक। अब 30,000 खानदान हो गए ना जी। अब सुकड़ कर आज की डेट में जी लगभग 835 या 800 के करीब 30,000 खानदान थे, अब रह गए 800। जी, 30-35। इमरान खान साहब के दौर में एक पैकेज के तहत भी लोगों को रिटायर्ड करवाया गया। ठीक हो गया। ठीक है, अब बड़ी बात,
ये खसारा हुआ 2008 में रिपोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया, ठीक है, उसके बाद फिर एफआईए को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा गया, ठीक है, वो रिपोर्ट वहां पे फिर एफआईए की जगह पर फिर नेब को भेजी गई, ठीक, वो इंक्वायरी खेलते हुए ठीक है, 2015 में मैं एक आपको बताऊं, इसमें एक बहुत भयानक किस्म का इंकशाफ किया गया है। वो ये किया गया है कि स्टील मिल पर गैस के बिलों की अदायगी ना करने पर जो लेट सरचार्ज है, आपको पता है कि लेट सरचार्ज की मद में सुई सदरन गैस स्टील मिल पर कितने पैसे निकाले पता है? नहीं, कि रिपोर्ट कहती है कि लेट सरचार्ज की मद में सुई सदरन गैस स्टील मिल से 68 अरब है, जी अच्छा, 46 करोड़ रुपए मांग रही थी। 68 अरब 64 करोड़ जी 46 करोड़, जी, जिस पे तनाज़ा हुआ, ठीक, और बिजली स्टील मिल की काट दी गई, गैस, जी गैस काट दी गई और पैदावार जीरो हो गई 2015 में। ठीक। अब ये इशू ऐसा था, जी जी, मैं आपको बताऊं, किसी दौर में सिंध हुकूमत के लिए 200-150 अरब रुपए बिजली के बिलों की बकाया जात निकाली जाती थी। जब उसकी स्क्रूटनी हुई तो आधे पैसे भी नहीं निकले। ठीक, तो इसका भी ऐसे, और पेनल्टीज है ना, प्लेंटीज है, चीजें असल यूज तो नहीं हुई है ना, असल बिल नहीं है, मतलब आपने बिल पे नहीं किया, इदारे को लेट ये पाकिस्तान की सन्नतों के लिए बैकबोन थी। आपने सन्नतों की बैकबोन लेट सरचार्ज की वजह से आपने उनकी बैकबोन तोड़ दी। बैकबोन तोड़, ये आपका कोई पैसा खर्च तो नहीं हुआ था, नहीं, आपने सब प्लेंटीज हुकूमत बैठकर, हुकूमती इदारे से बैठकर मामले को हल करवा सकती थी। आगे आप प्लेंटीज छोड़ दें, ओरिजिनल अमाउंट बात कर लें। मगर हमने इदारे को बंद करना बेहतर समझा, हमने नेगोशिएशन नहीं कराई। इसी वजह से मियां साहब पे इल्जाम लगते हैं कि उनके अपने कारोबार को फायदा हुआ, जिसकी बुनियाद पे स्टील मिल को जो सना वो ठीक है। अब वो उसमें सच्चाई कितनी है उसकी तो भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब आए फिर ऑर्डर रिपोर्ट कह रही है कि 2023-24 और 24-25 जी जी, इस हालत में इदारा पहुंच गया है, उसके बावजूद फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया। यानी कि स्टील मिल ने 23-24 और 24-25 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया, स्टेटमेंट नहीं बनाया। अब मुझे बताएं, 2008-9 में 16 अरब रुपए का खसारा था, 16 अरब 91 करोड़ का, ठीक हो गया। अब वो खसारा पहुंच गया है 245 अरब तक। ठीक है, ठीक है, स्टील मिल का खसारा 245 अरब तक पहुंच गया। 245 अरब 94 करोड़ 80 लाख, ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है। ठीक है, अब हर साल 25 अरब 54 करोड़ 50 लाख का खसारा हो रहा है, ठीक है, हर साल। और 830 अरब की इक्विटी जो थी स्टील मिल की, वो भी कम होकर 495 अरब तक आ गई है। ठीक है, और स्टील मिल वो इदारा है जिसके तकरीबन 830 अरब के असासे हैं। ठीक है, अब बताऊं मैं, ये जो ऑडिट रिपोर्ट कह रही है, जी जी, जो तालीमी इदारे हैं उनको जगह दी गई है, ये उनसे वाजबात वसूल नहीं किए जा रहे। ठीक है, खाली स्पेस है या गेस्ट हाउसेस है, उससे कोई इनकम नहीं जनरेट की जा रही है। ठीक है, 1929 जो घर हैं स्टील मिल के, वो गैर मजाज लोग उधर बैठे हुए हैं। ठीक है, और स्टील मिल की तकरीबन 11 अरब रुपए की इक्विटी की रकम इन्होंने फाइनेंशियल रिकॉर्ड में शो ही नहीं की है। ठीक हो गया। और कमजोर मैनेजमेंट के बाद, ये कमजोर मैनेजमेंट जाहिर करती है। और उसके बाद स्टील मिल की जो असासे मैंने बताया आपको। जी जी, और मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, जी जी, जरा जल्दी, टाइम बिल्कुल खत्म है, जो ऑडिट रिपोर्ट्स में नहीं है, ये है। हाँ हाँ, तो 2025 में सिर्फ 9 माह में स्टील मिल का स्क्रैप, स्टील मिल की मशीनरी, स्टील मिल की कॉपर्स की चीजें
चोरी हुई, और आपको पता है FIR कितनी हुई है? 112 FIR 9 महीने में हुई है चोरी की। जी। ठीक। और मेरे इतलात जो वहाँ के लोग हैं, काम करते हैं, मेरे इतलात ये हैं कि स्टील मिल बंद होने के बाद इस वक्त तक कोई 10 अरब रुपए का ये स्क्रैप वगैरह ये वो मालियत की चोरी हुई है। ठीक हो गया। और मैं आपको बताऊं, जी जी, स्टील बिल्कुल टाइम एंड हो गया सर। जी जी, स्टील मिल की 36 टन चोरी शुदा सामान का भरा हुआ एक ट्रक वो भी मिला है। ठीक है। अब टनों के हिसाब से, और 344 एकड़ कराची में 344 एकड़ का मतलब समझते हैं ना, जी जी। कितने अरबों खरबों की जमीन हो गई। जी जी। उस पे कब्जा किया गया। ठीक और हो गया। उसके बाद फिर 130 एकड़ अभी खाली करवाई गई है। अभी भी 214 एकड़ स्टील मिल की कब्जे में है। ठीक हो गया। स्टील मिल को, पाकिस्तान के इदारों को आप इस तरह तहस नहस करते हैं। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी बात बहुत शुक्रिया। सही टाइम बिल्कुल टाइम ओवर हो गया। एक अहम बात जी जी, ये कह रहे हैं कि स्टील मिल एक्ट की खिलाफ वर्जी करके इन्होंने जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको CO की चार्ज दिए। अब मुझे बताएं, अब मुझे बताएं, सही टाइम नहीं, है ना, ये टाइम खत्म हो गया। जिस हालत में स्टील मिल है, कोई नहीं लेगा ना, निजकारी नहीं हो पाएगी। आपकी बात आ गई। बहाल नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। आपकी और बात उसको बहाल नहीं कर रहे, उसके एसेट्स की वैल्यू कम होती जा रही है, ये तबाह कर रहे हैं। आपकी बात आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके सामने हमने एक ऐसे इदारे की कहानी रखी जो जवाल की, जिसको स्टील मिल कहा जाता है, 2015 में बंद की गई, और उसी बिजनेस के करने वाले प्राइवेट इंडस्ट्रियों के जो कर इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही हैं, लेकिन स्टील मिल बंद कर दी गई। और कुछ ना करें, फील्ड मार्शल साहब, आप इतना तो कीजिए कि जिन्होंने इस स्टील मिल की जो सैकड़ों एकड़ कनाल ज़मीन कब्जा कर रखा है उसको ही वागुजार करवा लीजिए। और इस हालत में स्टील मिल को बेचने का मतलब यह है कि जैसे PIA औने पौने बिक गई, स्टील मिल भी औने पौने बिक जाएगी। नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।